नमस्ते, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका इंडियन बिजनेस टीवी पर। हेलो रविंदर जी। नमस्ते मैम। नमस्कार नमस्ते प्रिया सर। जी। नमस्कार रविंद्र जी। नमस्ते सर। तो सर आज देखते हैं कि बाजार जो है वो फिर से नीचे रहा। निफ्टी 73 पॉइंट्स नीचे रहा, क्लोजिंग एट 24,752। सेंसेक्स 239 पॉइंट्स नीचे रहा, क्लोजिंग एट 81,312 पॉइंट्स। एक्टिव स्टॉक्स फॉर टुडे: आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, जियो फाइनेंशियल एंड भारत इलेक्ट। टॉप 5 gainers for today: HDFC Life, Bharat Elect, Bajaj Finance, Bharti Airtel and Hero MotoCorp. Top 5 losers for today: ITC, IndusInd Bank, Nestle, Apollo Hospital and Ultratech Cement. तो बाजार फिर से हमने हल्का सा नीचे देखा है। सुन लेते हैं कॉर्पोरेट न्यूज़ और उसके बाद हम रविंदर जी से बात करेंगे कमोडिटीज़ के बारे में, गोल्ड, कॉपर और सिल्वर के बारे में। तो जुड़े रहिएगा। सुन लेते हैं कॉर्पोरेट न्यूज़। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को राजस्थान के झंडावली, सतीपुरा, संयुक्त पोटाश और हैलाइट ब्लॉक तथा उत्तर प्रदेश के नवाटो लालाबान आरईई ब्लॉक के लिए वरीय बोलीदाता घोषित किया गया है। जाइडस लाइफ साइंसेज लिमिटेड को यूएस एफडीए से फास्ट ट्रैक डिजिग्नेशन प्राप्त हुआ है। इस मान्यता के तहत उसका नया मौखिक अस्नोफ्लास्ट एक नवीन NLRP3 अवरोधक एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस ALS के उपचार में प्रयोग किया जाएगा। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड को $13,366,500 के मूल्य की एवियोनिक सिस्टम विकसित करने हेतु एक निर्यात आदेश प्राप्त हुआ है। एलन मस्क ने स्वयं को ऑफिस लौटने का आदेश दिया। निवेशकों को यह निर्णय पसंद आया। यूरोपीय कंपनियां चीन की आर्थिक स्थिति को लेकर पहले कभी इतनी निराश नहीं रही हैं। यूनिक्रेडिट ने ग्रीक बैंक अल्फा में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई, जिससे इसके शेयरों में 6% की वृद्धि हुई। जापान के बॉन्ड बाजार में उठते भय ने अमेरिकी बाजार से पूंजी बहिर्वाह, कैरी ट्रेड के विघटन और बाजार में उथल-पुथल की चिंताएं बढ़ा दी हैं। भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया: भारत की शीर्ष नौकरशाही ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के नेतृत्व में एक तरफा व्यापार घाटे के मिथक को तोड़ा गया। निष्पक्ष व्यापक व्यापार मूल्यांकन की मांग की गई। सेवाओं, शिक्षा, तकनीक और बौद्धिक संपदा IP को व्यापार वार्ताओं में शामिल करने का आह्वान किया गया। अन्य प्रमुख समाचार: रघुराम राजन ने चेतावनी दी कि विदेशी छात्रों पर प्रतिबंध अमेरिका के भविष्य के लिए जोखिम उत्पन्न कर सकता है। अमेरिकी डेटा और व्यापार वार्ताओं के प्रभाव में सोना हालिया गिरावट के बाद उच्च स्तर पर पहुंचा। BASF इंडिया लिमिटेड ने भारतीय धान उत्पादकों को बेहतर और उच्च गुणवत्ता वाली पैदावार सुनिश्चित करने में मदद के लिए वैलेक्सियो और मिबेलिया नामक 2 नए कृषि रसायन उत्पाद लॉन्च किए। NLC इंडिया लिमिटेड को छत्तीसगढ़ के सिम्हारदी फॉस्फोराइट और चूना पत्थर ब्लॉक तथा रैपुरा फॉस्फोराइट और चूना पत्थर ब्लॉक के लिए वरीय बोलीदाता घोषित किया गया। NMDC लिमिटेड ने Q4 FY 2025 में कुल 7,497 रुपए 17 पैसे करोड़ की आय, 8.5% वार्षिक वृद्धि और 1,483 रुपए 18 पैसे करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया। बॉश लिमिटेड ने कुल 5,147 रुपए 40 पैसे करोड़ की आय, 15.47% वार्षिक वृद्धि और 553 रुपए 60 पैसे करोड़ का शुद्ध लाभ, 2% वार्षिक गिरावट Q4 FY 2025 में दर्ज किया। सीमेंट लिमिटेड ने 209 रुपए। तो ये रहे आज के कॉर्पोरेट न्यूज़। आगे बात करते हैं मेटल्स के बारे में। तो रविंदर जी बताइए कि जो मेटल्स हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, व्हाट आर द फैक्टर्स जो कि ग्लोबल डिमांड को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? देखिए, करंट सिनेरियो की बात करें तो करंट सिनेरियो में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जो हैं और ट्रम्प का जो बार बार टैरिफ वॉर को लेके चलना, उसके जो स्टेटमेंट्स आते हैं और यूएस की जो पॉलिसीज हैं टुवर्ड्स टैरिफ को लेके,
वो सबसे ज़्यादा इस समय इन तीनों कमोडिटीज़ को इम्पैक्ट कर रही हैं और उनके प्राइसेस को इम्पैक्ट कर रही हैं, क्योंकि जो पॉलिसीज़ हैं यूएस की टुवर्ड्स टैरिफ, उसकी वजह से डॉलर इम्पैक्ट हो रहा है। और ये तीनों की तीनों कमोडिटीज़ डॉलर लिंक्ड हैं, और जैसे डॉलर में मूवमेंट देखने को मिलती है उसी कंपैरिजन में हमें इन तीनों जो कमोडिटीज़ हैं इनमें भी मूव देखने को मिलता है, और वही रिफ्लेक्शन जो है वो इंडियन मार्केट्स में भी देखने को मिलती है। जी, अगर हम सप्लाई देखें तो व्हाट इज़ द करंट स्टेट ऑफ ग्लोबल सप्लाई फॉर ईच मेटल? मतलब अगर हम माइन प्रोडक्शन देखें, रिसाइकलिंग देखें या एग्जिस्टिंग इन्वेंटरीज देखें। देखिए, गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। माइन प्रोडक्शन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अपसाइड है, लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डाउन है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि रिसेंट टाइम में जो प्राइसेस इतने ज़्यादा हायर साइड में चले गए हैं, तो ज्वेलरी डिमांड जो है वो डाउन साइड में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। ऑल्दो गोल्ड में अगर रिसेंट जो रिपोर्ट आई है WGC की उसको रेफ़र करें तो उसमें उन्होंने बताया है कि ETF डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हुई है, बट जो बाकी चीज़ें हैं जैसे बार एंड क्वाइंस है उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो ड्राइव किया है उसकी डिमांड को वो चाइना ने किया है, क्योंकि रिसेंट टाइम में चाइना ने लास्ट क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा बाइंग करी है क्वाइंस और बार में। बाकी टेक्नोलॉजिकल डिमांड सेम है, ज्वेलरी डिमांड डाउन है, इंडिया में भी डाउन है। इवन ग्लोबल भी बात करें तो ग्लोबल भी ज्वेलरी डिमांड जो है ये डाउन साइड में है। वहीं कॉपर की बात करें तो कॉपर में जो न्यू टैरिफ पॉलिसीज थी वो अभी तक डिस्कस नहीं हुई है। उसी वजह से हमने देखा है कि कॉमेक्स में जो है स्टॉक्स सर्च कर रहे हैं, बट शेफे और LME में स्टॉक्स जो हैं ये डिप्लीट हो रहे हैं। तो मिला जुला थोड़ा सा कॉपर के लिए है। वही सिल्वर की बात करें तो सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड जो है वो इंक्रीज होती हुई दिख रही है, लेकिन जो ज्वेलरी डिमांड है वो सिल्वर की भी डाउन है। इन्वेस्टमेंट डिमांड हाई है, ज्वेलरी डिमांड डाउन है। जी, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे कि इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब डिमांड और सप्लाई डायनामिक्स को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं? देखिए, जियोपॉलिटिकल टेंशंस अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में तो सिमिलर है कि अभी हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट्स में भी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। उसकी वजह से भी गोल्ड प्राइसेस में इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस अभी अगर हम बात करें रशिया यूक्रेन इंडिया पाकिस्तान जो रिसेंट में हुआ, और उससे पहले जो US चाइना का स्टार्ट हुआ है, वो ये सारी चीज़ें जो हैं ये डॉलर को इम्पैक्ट कर रही हैं, और इसी की वजह से इन्फ्लेशन, ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है वो भी राइज कर रहा है। और ग्लोबल इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो गोल्ड जो है उसमें सेफ हेवन बाइंग आती है, क्योंकि एज ए हेज यूज़ किया जाता है। और उसी वजह से, और जो सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे प्ले हो रहा है ब्रिक्स कंट्रीज़ के द्वारा, वो है डी डॉलराइजेशन, जिसकी वजह से सेंट्रल बैंक्स जो है वो कंटिन्यूस गोल्ड में बाइंग कर रहे हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो प्राइसेस को इम्पैक्ट कर रहा है। बाकी इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो गोल्ड प्राइसेस भी उसके इन्फ्लेशन के बढ़ने के साथ में डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं, वो भी उसी तरीके से मूव करते हैं। बाकी जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, अनसर्टन, जब भी कुछ ऐसा होता है मार्केट में तो गोल्ड प्राइसेस अप जाते हैं। तो वही सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है मार्केट्स में। जी, अगर सिल्वर की बात करें तो व्हाट इज़ द बैलेंस बिटवीन इंडस्ट्रियल डिमांड और ट्रेडिशनल रोल जैसे कि प्रेशियस मेटल सेफ हेवन, क्योंकि सिल्वर जो है इसको अभी काफ़ी EVs में भी यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज़ हो रहा है। देखिए, सिल्वर का अगर हम इस समय बैलेंस देखें तो सिल्वर में जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होती हुई दिख रही है। जो पिछले अगर 10 साल पहले की बात करें तो सिल्वर का जो इंडस्ट्रियल डिमांड था वो 50% के आसपास रहता था। अभी वो 50 से 60 की रेंज में वेरी कर रहा है। एक्चुअल फिगर्स नहीं है, लेकिन जो रेंज है वो यही है कि 50 से 60, तो 10% हायर साइड में। और आगे जो प्रोजेक्टेड है वो भी 65% तक है, कि 65% तक जो सिल्वर का यूज़ है वो इंडस्ट्रियल डिमांड में होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो फोटोवोल्टिक सेल जो बनते हैं हमारे सोलर पैनल के लिए उसमें सिल्वर यूज़ होती है। लेकिन उसमें एक टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की बात चल रही है। अगर वैसा होता है तो डिमांड वापस से डाउन साइड आ सकती है, क्योंकि उसमें सिल्वर प्राइसेस जो है वो उसकी वजह से जो सोलर पैनल की कॉस्ट है वो हाई हो जाती है। तो अगर वैसा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन देखने को मिलती है तो फिर आने वाले समय में वापस से डिप देखने को मिल सकता है डिमांड में। लेकिन अभी करंट सिनेरियो में अगर हम देखें तो सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड जो है वो कंटिन्यूस इंक्रीजिंग साइड पे ही है।
कॉपर की बात करें तो हाउ इज द एक्सेलरेटेड ग्लोबल पुश टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल शेपिंग इट्स लॉन्ग टर्म डिमांड आउटलुक? सप्लाई चेन्स जो है, क्या इज इट एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस सर्ज? देखिए, कॉपर की बात करें तो कॉपर में मैं पर्सनल अगर व्यू बोलूँ तो जितना मैंने स्टडी किया है उस अकॉर्डिंग अभी अगर हम ग्लोबल देखें तो अगर सब कुछ नॉर्मलाइजेशन की तरफ मूव करता है तो आने वाले टाइम में कॉपर की डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि कॉपर जो है ये कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ होता है, कॉपर इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज़ होता है, कॉपर ईवीज में भी यूज़ होता है, कॉपर एआई मॉडल्स में भी यूज़ होता है। तो कॉपर का जो यूजेज है आने वाले टाइम में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। और माइन प्रोडक्शन की बात करें तो कॉपर की जो माइंस हैं वो मेरे को नहीं लगता कि उतनी जल्दी कोप अप कर पाएंगी, सप्लाई उतनी ज़्यादा दे पाएंगी जब डिमांड एकदम से बढ़ेगी, क्योंकि अभी तो मार्केट जो है ये थोड़े से रुके हुए हैं। अभी एक तो ग्लोबल टेंशन्स हैं, उसकी वजह से जो इकोनॉमीज हैं वो उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं, तो जो कॉन्ट्रैक्शन मोड पे हैं, जैसे ही एक्सपेंशन मोड पे आएंगी तो कॉपर की डिमांड जो है ये कंटिन्यूस राइज पे हमें देखने को मिलेगी। अभी सिनेरियो जो है उसी वजह से कॉपर प्राइसेस जो है ये एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग दिखा रहे हैं और रेंज में स्टक किए हुए हैं। लेकिन जैसे ही कुछ नॉर्मलाइजेशन होती है ग्लोबल इकोनॉमीज में तो चांसेस है कि कॉपर प्राइसेस यहाँ से रिवाइव होते हुए देखेंगे और प्राइसेस जो है ये अपसाइड में काफ़ी अच्छा मूव यहाँ से दिखा सकते हैं। जी, आगे कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस है। सेठी सर, आपके सवाल। रंजो जी, ये बताइए हमें जो टेक्निकल पोजीशन के ट्रेंड के हिसाब से क्या चल रहा है? देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर की बात करें तो अभी रिसेंट ट्रेंड जो है लास्ट अगर 1 मंथ की बात करें तो एक रेंज में स्टक किए हुए हैं। जो हाई गोल्ड एंड सिल्वर ने मार्क किए थे उनको ब्रेक करने में थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है, क्योंकि कहीं ना कुछ ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से प्राइसेस जो हैं ये अपसाइड में मूव नहीं कर पाते। जो ग्लोबल डेटाज की बात करें या इन्फ्लेशन की बात करें, कि जैसे यूएस का रिसेंट जो लास्ट इन्फ्लेशन फिगर था वो भी इम्प्रूव होकर आया था, तो उसकी वजह से डॉलर जो था वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अदरवाइज जो ट्रम्प के स्टेटमेंट आते हैं उससे भी डॉलर कहीं ना कहीं जब मजबूत होता है तो गोल्ड प्राइसेस में फॉल देखने को मिलता है। वही अभी रिसेंट में हमें देखने को मिला कि जैसे डॉलर वीक हुआ अगेन गोल्ड ने जंप करना स्टार्ट किया, लेकिन स्टिल एक रेंज बाउंड मूवमेंट जो है वो अभी देखने को मिल रही है गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस में। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म आउटलुक की तरफ जाएं तो लॉन्ग टर्म आउटलुक में गोल्ड सिल्वर का जो रेशियो है वो भी अभी इस समय नियर टू 100 है। और अगर हम हिस्टोरिकली बात करें तो 2008 क्राइसिस में ऐसा देखने को मिला था और उस समय विद इन 2 ईयर्स सिल्वर प्राइसेस डबल हो गए थे वहाँ से। देन उसके बाद में 2020 कोविड टाइम में उस समय भी गोल्ड सिल्वर रेशियो जो था वो एकदम हाई हिट किया था, 144 आई गेस ऐसे कुछ फिगर आई थी। देन उसके बाद में गोल्ड प्राइसेस 6 मंथ में डबल हो गए, 120% का राइज था आई गेस। अभी सेम सिनेरियो 2023 से 2025 के बीच में बन रहा है। गोल्ड सिल्वर का रेशियो जो है वो नियर टू 100 है। तो एक सिल्वर ने काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है कंपेयर टू गोल्ड इंडस्ट्रियल डिमांड आने के बावजूद भी। तो लेकिन लगता है कि आने वाले कुछ समय में सिल्वर प्राइसेस काफ़ी अच्छा मूव विटनेस कर सकते हैं गोल्ड के कंपैरिजन में। गोल्ड प्राइसेस हो सकता है कि थोड़ा रुके रह जाए, सिल्वर यहाँ से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, ऐसी एक्सपेक्टेशन है। अभी इसमें 2 इंडिकेटर बहुत अच्छे साबित हो रहे हैं, आरएसआई और एमएससीडी। जी, आरएसआई और एमएससीडी जो है ये आपको बताता है कि कितना इसमें डायरेक्शन में कितना वेट है, कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ है। आरएसआई जो है वो कंटिन्यूसली अपसाइड था और जैसे ओवरबॉट जोन में गया वहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिली है। अभी आरएसआई सेटल डाउन कर रहा है थोड़ा डाउन साइड में। अगर जैसे नियर टू 30 के आसपास की रीडिंग आती है आरएसआई में वीकली पे, तो चांसेस है कि अगेन से रिवाइवल देखने को मिलेगा। वहीं एमएससीडी की बात करें तो एमएससीडी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस रिफ्लेक्ट करता है। अभी रीडिंग्स जो है ये जीरो लाइन से ऊपर ही ट्रेड कर रही है, तो एक करेक्शन का इंडिकेशन है। वो करेक्शन हो रही है गोल्ड एंड सिल्वर में। जैसे वो करेक्शन कंप्लीट होगी और बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिलेंगे तो फर्दर प्राइसेस जो है ये अपसाइड मूव करेंगे। कॉपर में एक रेंज बोर्ड ट्रेडिंग जो है वो देखने को मिल रही है। अभी फ्यूचर फोरकास्ट क्या है आपका? फ्यूचर फोरकास्ट गोल्ड एंड सिल्वर के लिए तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर इन दोनों के कंपैरिजन में किसी को ज़्यादा वेट करना है तो सिल्वर को मैं ज़्यादा वेट करूंगा, क्योंकि कंसीडरिंग गोल्ड सिल्वर रेशियो और अदर फैक्टर्स
तो सिल्वर जो है ये आउट परफॉर्म कर सकती है नियर टर्म में और लॉन्ग टर्म में भी गोल्ड को। और बाकी बात करें कॉपर की, तो कॉपर भी अभी नियर फ्यूचर में एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग दिखा सकता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो कॉपर प्राइसेस भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट जो है ये दे सकते हैं और काफ़ी अच्छा मूव अपसाइड में देखने को मिल सकता है। अभी ये माना जा रहा है कि जो अनएक्सपेक्टेड इकोनॉमिक शॉक्स हैं, टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज हैं और पॉलिसी चेंजेस हैं, इसका क्या रिस्क कितना बढ़ जाता है इनकी वजह से? देखिए इसमें अभी तो जैसे एआई की बात चल रही है, तो अगर माइनिंग थ्रू एआई या ऑटोमेशन के थ्रू हो जाए तो माइनिंग कॉस्ट तो एक कम हो जाएगी, गोल्ड सिल्वर की भी और कॉपर की भी। और दूसरा जो है वो है कि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, जिसकी बात मैंने पहले भी करी कि सिल्वर पैनल जो सोलर पैनल है उसमें सिल्वर यूज़ होती है। तो अभी कुछ बात चल रही है टॉपकॉन की और हिट्रो जंक्शन जो है, ये कुछ मॉडल्स हैं जिन पे वो सोलर पैनल को बनाएंगे, उसमें सिल्वर का यूजेस जो है वो बहुत कम है, सिल्वर की जगह वो कॉपर यूज़ कर रहे हैं उसमें। तो अगर वो सक्सेस होता है तो सिल्वर का इंडस्ट्रियल डिमांड जो है वो डिक्रीज हो सकता है। वहीं अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर का सिर्फ सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट कर सकते हैं, जो कि एल्यूमिनियम है, जो हमने पावर लाइंस में भी होता हुआ देखा है। अगर वैसा होता है तो कॉपर पे मतलब कॉपर सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट कर सकता है, अदरवाइज तो कॉपर की डिमांड यहाँ से कंटिन्यूस राइज होती हुई दिखती है। गोल्ड एंड सिल्वर के थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन अगर होती है तो उसकी डिमांड में फ़र्क देखने को मिल सकता है, अदरवाइज कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं। गोल्ड और सिल्वर की जो डिमांड है, सप्लाई है, उसमें डिमांड से कितना ग्रोथ आ रहा है या ऊपर नीचे होता है और स्पेकुलेशन से कितना होता है? परसेंटेज क्या है दोनों का अलग अलग? देखिए गोल्ड का तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है, कुछ ज़्यादा चेंजेस है नहीं। अभी रिसेंट टाइम में देखने को मिला है जो हमारी WGC की रिपोर्ट है, इसमें जो माइन प्रोडक्शन है उसमें डिक्रीज देखने को मिला है लगभग 11% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर। वहीं डिमांड की बात करें तो ज्वेलरी फैब्रिकेशन में 17% डाउन है, कंजप्शन में 31% डाउन है। तो ओवरऑल डिमांड की बात करें तो 7% डाउन है और सप्लाई भी 7% ही डाउन है। तो कुछ ज़्यादा मेजर चेंजेस है नहीं गोल्ड एंड सिल्वर में। तो अभी आपका लॉन्ग टर्म आउटलुक क्या है गोल्ड सिल्वर और कॉपर के लिए? गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर के लिए बुलिश है। और भी बात आप बताना चाहेंगे? देखिए इसमें दो तीन चीज़ें हम ट्रैक कर सकते हैं। एक तो OTC रिपोर्ट आती है गोल्ड की, उसको रीड कर सकते हैं। बाकी जो ग्लोबल डेटा पब्लिश हो रहे हैं उसको थोड़ा नज़र में रख सकते हैं। बाकी इस समय US प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट्स जो आती हैं उसको बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है। बाकी अगर कुछ भी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होते हैं तो गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस जो हैं ये करेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वॉर प्रीमियम्स जो हैं वो प्राइसेस में देखने को मिल रहे हैं। अगर सीज फायर या कुछ भी डेवलपमेंट देखने को मिलता है तो चांसेस हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस में एक करेक्शन देखने को मिलेगी। जी जी जी। आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं गोल्ड में, सिल्वर में या कॉपर में? देखिए इसमें अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो इन करंट प्राइसेस में सिल्वर को बाइंग ऑन डिप्स लेके चल सकते हैं, क्योंकि सिल्वर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। गोल्ड सिल्वर रेशियो को भी अगर कंसीडर करें तो वहाँ से एक इंडिकेशन है कि प्राइसेस जो हैं ये आउट परफॉर्म कर सकते हैं गोल्ड को। लेकिन करंट प्राइसेस जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा अपसाइड में है, काफ़ी ज़्यादा बूस्टेड है। तो यहाँ से अगर एक करेक्शन देखने को मिलती है, एक हेल्दी करेक्शन 5 से 7% की भी, तो चांसेस हैं कि आप वहाँ पे जाके ऐड ऑन कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। सिल्वर का थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा रखिए कंपेयर टू गोल्ड। कॉपर प्राइसेस लॉन्ग टर्म के लिए हम लॉन्ग हैं, लेकिन नियर फ्यूचर में कुछ 3 से 5 मंथ्स के लिए कॉपर प्राइसेस एक रेंज में ही देखने को मिल सकते हैं। रविंदर जी, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए और एक एनालिसिस करने के लिए मेटल्स के बारे में। थैंक यू सो मच। नमस्ते। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू मैम।